नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हेलो एवरीवन। आज की इस डीप डाइव में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 20 यानी ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म से वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। मतलब ये एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन देखो प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना स्टूडेंट्स को। हाँ, डेफिनेटली। और इसीलिए आप लोग सीधा nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो आप। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। तो चलो आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, लेट्स स्टार्ट। मैं आंसर्स और उनके पीछे का लॉजिक डिटेल में समझाऊंगी। ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? ऑप्शंस हैं A, to regulate stock exchanges, B, to protect the interests of consumers and settle consumer disputes, C, to regulate manufacturers, D, to protect the government. इसका मतलब है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना। अच्छा, मतलब बाकी ऑप्शंस टोटली इररिलेवेंट हैं? हाँ, एग्जैक्टली। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस को सेबी रेगुलेट करता है, ना कि कंज्यूमर एक्ट। और ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलेट करने के लिए अलग लॉज होते हैं। ये एक्ट स्पेशली आम कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए डिजाइन किया गया था। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। What should be the first line of action for a retail investor for grievance redressal? Options A, SEBI scores, B, consumer court, C, media, D, product or service provider concerned. मतलब शिकायत के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडर कंसर्न्ड। और मैं बता दूं, स्टूडेंट्स यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वेट, सच में लोग सीधा स्कोर्स डिक कर देते हैं क्या? हाँ, एग्जाम में प्रेशर होता है ना, तो लोग सोचते हैं सेबी का एग्जाम है तो आंसर स्कोर्स होगा, पर यह कॉमन मिस्टेक है। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों गलत हैं यहाँ। रूल ये है कि सबसे पहले आपको उस कंपनी या एडवाइजर के पास जाना होगा जिससे आपको प्रॉब्लम है। सही बात है। अगर रेस्टोरेंट में खाना खराब है तो पहले वेटर को बोलेंगे ना, सीधा पुलिस को थोड़ी बुलाएंगे। एग्जैक्टली। उनका अपना इन हाउस सिस्टम होता है, पहले उसको यूज करना चाहिए। मेक सेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, which is SEBI's online platform for investors to lodge complaints against listed companies. Options A, CPGMS, B, Scores, C, SAT, D, RBI portal. मतलब SEBI का ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कोर्स। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, आई मीन ऑलमोस्ट हर बार। ओह नाइस। और बाकी ऑप्शंस? ऑप्शन ए, CPGMS, सरकार का पोर्टल है, SEBI का नहीं। और SAT तो ट्रिब्यूनल है, ऑप्शन सी भी गलत। स्कोर्स स्पेशली SEBI ने कंप्लेंट्स के लिए बनाया है। समझ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, if a bank does not resolve a complaint within 1 month, where should the customer go? Options A, High Court, B, Banking Ombudsman, C, Finance Ministry, D, SEBI. इसका मतलब है अगर बैंक 1 महीने में कंप्लेंट सॉल्व ना करे तो कहां जाना चाहिए? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, जिसे अब इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन भी कहते हैं। अच्छा, ये 1 महीना वेट करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, 1 महीने का टाइम फिक्स है बैंक के लिए। ऑप्शन ए और सी मतलब हाई कोर्ट या फाइनेंस मिनिस्ट्री जाना टोटली इम्प्रैक्टिकल है, और बैंक का मैटर सेबी नहीं देखता, तो डी भी गलत है। क्लियर? हाँ, हाँ, एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Where should one go if a complaint against an insurance company is not resolved? Options A, SEBI, B, Insurance Ombudsman, C, Banking Ombudsman, D, SAT. मतलब इंश्योरेंस का लफड़ा हो तो कहां जाएं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। देखो, बात जब इंश्योरेंस की हो रही है तो सेबी या बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का वहां कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता। राइट, हर सेक्टर का अपना अलग बॉस है। एग्जैक्टली, इसीलिए ऑप्शन ए, सी और डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। बढ़िया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, within how much time must the insurance ombudsman pass an award if mediation fails? Options A, 1 month, B, 3 months, C, 6 months, D, 1 year. मतलब अगर आपस में सेटलमेंट ना हो तो ombudsman को कितने टाइम में फैसला सुनाना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 मंथ्स। स्टूडेंट्स को इसको याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ। हाँ, प्लीज बताइए। नंबर्स याद रखना मुश्किल होता है। देखो, बैंक के पास कंप्लेन सॉल्व करने का टाइम 1 महीना था, राइट? पर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को फाइनल अवार्ड पास करने के लिए मैक्सिमम 3 महीने मिलते हैं। इंश्योरेंस में पेपर वर्क ज्यादा होता है ना, इसीलिए ऑप्शन ए, सी और डी गलत है। हाँ, समझ गया। बैंक 1 महीना, इंश्योरेंस 3 महीने। सुपर्ब ट्रिक। क्वेश्चन 7,
If a complaint is not resolved within 30 days, where should an NPS subscriber lodge the grievance? Options A, SEBI, B, NPS Trust, C, RBI, D, Finance Ministry. मतलब NPS वाला सब्सक्राइबर 30 दिन बाद कहा जाए। सही आंसर है ऑप्शन बी, एनपीएस ट्रस्ट। देखो, एनपीएस का फुल फॉर्म ही नेशनल पेंशन सिस्टम है। उनके मैटर्स सीधा उनके ट्रस्ट के पास जाते हैं। तो यहाँ RBI या SEBI का कोई रोल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीएफआरडीए उनको रेगुलेट करता है, तो सेबी या आरबीआई वाले ऑप्शंस ए और सी गलत हैं। Got it. Okay, question number 8. On what principles does the Securities Appellate Tribunal, yani SAT, operate? Options A, strict criminal procedure, B, natural justice, C, international law, D, SEBI guidelines only. इसका मतलब है SAT किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेचुरल जस्टिस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट है। Natural justice, ये क्या होता है exactly? मतलब फेयर प्ले। एसएटी किसी स्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोड की तरह काम नहीं करता। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि वो अपनी प्रोसीजर खुद डिसाइड करते हैं। बस फेयर हियरिंग होनी चाहिए। ऑप्शन सी और डी भी गलत है यहाँ। Oh wow, interesting. Okay. Question 9. What is the time limit to file an appeal before SAT against a SEBI order? Option A, 30 days, B, 45 days, C, 60 days, D, 90 days. मतलब SEBI के ऑर्डर के खिलाफ SAT में अपील करने का टाइम कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 45 डेज। ये एग्जाम का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्का आता है ये। लोग 30 या 60 में कंफ्यूज होते होंगे ना? हाँ, एग्जैक्टली। नॉर्मल लीगल मैटर्स में 30 या 60 डेज होते हैं, पर यहाँ स्पेशली 45 डेज है। तो इसको तो बस रट लो। ऑप्शंस ए, सी, डी गलत है। चलो, याद रहेगा 45 days. Question number 10. Where can an appeal be filed against an order passed by SAT? Option A, High Court, B, Supreme Court, C, SEBI Board, D, Finance Ministry. मतलब SCT के फैसले के खिलाफ कहाँ जाएं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। वेट, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे बीच में? ऑप्शन ए क्यों गलत है? यही तो कैच है। ऑप्शन ए लोग टिक कर देते हैं, पर एससीटी से मैटर सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जाता है 60 दिन के अंदर। सेबी बोर्ड या फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कोई पावर नहीं है इसको बदलने की। क्लियर? हाँ? एकदम क्लियर। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और मैं स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं कि अगर आप सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस रट लेने से एग्जाम निकल जाएगा, तो ये गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए आपको। सही कहा। और प्रैक्टिस के लिए nismseries.com पे जाइए, वहाँ hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। बिल्कुल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो, अब रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। Chalo. Question number 11. Where should complaints regarding non-repayment of deposits by NBFCs be filed? Option A, SEBI. B, National Company Law Tribunal, NCLT, or Consumer Forum. C, IRDAI. D, RBI Ombudsman. इसका मतलब है, अगर NBFC पब्लिक का पैसा वापस ना करे, तो कहाँ शिकायत होगी? सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, NCLT या कंज्यूमर फोरम। देखो, NBFC के डिपॉजिट्स सेबी या IRDAI नहीं देखते। अच्छा, तो ऑप्शन ए और सी आउट हो गए। हाँ, और लोग RBI ओम्बुड्समैन सोच के टिक कर देते हैं, पर डिपॉजिट्स वापस न मिलने का स्पेसिफिक मैटर कंज्यूमर फोरम या NCLT के पास जाता है। समझ गया। चलो, क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्कोर्स? ऑप्शन ए, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, बी, सेबी कंप्लेंट्स रजिस्ट्री सिस्टम, सी, सेबी कंप्लेंट्स रेगुलेटरी सिस्टम, डी, सेबी कंज्यूमर रिड्रेस सिस्टम। इसका मतलब तो क्लियर ही है, फुल फॉर्म पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है वर्ड रिड्रेस। बाकी ऑप्शंस बहुत सिमिलर लग रहे हैं पढ़ने में। वही तो ट्रिक है। ऑप्शन बी में रजिस्ट्री है और सी में रेगुलेटरी। लोग जल्दबाजी में उन्हें टिक कर देते हैं, पर सही वर्ड रिड्रेस है। निवारण करना। इसे बस अच्छे से दिमाग में बिठा लो। Right, redress system. Okay, question number 13. Does SEBI entertain complaints regarding non-trading or illiquidity of shares on scores? Options A, yes, always. B, no, these are policy matters. C, yes if the company is bankrupt. D, only for blue chip companies. इसका मतलब है, क्या शेयर्स के ट्रेड ना होने की शिकायत स्कोर्स पर सुनी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नो, दीज आर पॉलिसी मैटर्स। मतलब सेबी इसमें कुछ नहीं करेगा। फ्रॉड या पर्सनल ग्रीवेंस नहीं है जो स्कोर्स पे सॉल्व हो। ऑप्शन ए, सी और डी इसीलिए कंप्लीटली रॉन्ग है। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे लगता था हर प्रॉब्लम स्कोर्स पे जाती होगी। क्वेश्चन 14 देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर? ऑप्शंस ए, फाइलिंग अ पुलिस कंप्लेंट, बी, अप्रोचिंग द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर डायरेक्टली थ्रू द ग्रीवेंस सिस्टम, सी, पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, डी, फाइलिंग अ केस इन हाई कोर्ट। मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से प्रॉब्लम हो तो पहला स्टेप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
अप्रोचिंग द एडवाइजर डायरेक्टली, ये हमने क्वेश्चन 2 में भी देखा था। सिमिलर लॉजिक है यहाँ। हाँ, वही फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन वाला रूल, राइट? एग्जैक्टली। सेबी का रूल है कि हर रजिस्टर्ड एडवाइजर का अपना ग्रीवेंस सिस्टम होना चाहिए। तो पुलिस, मीडिया या कोर्ट, मतलब ऑप्शन ए, सी और डी जाने से पहले उन्हें डायरेक्ट अप्रोच करना जरूरी है। Perfect. Question 15. What is the full form of ODR portal? Options A, Online Dispute Resolution, B, Official Dispute Registry, C, Offline Dispute Resolution, D, Online Data Registry. इसका क्या आंसर होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये बहुत ही आसान सवाल है, पर एग्जाम प्रेशर में लोग गड़बड़ कर देते हैं। कैसी गड़बड़? लोग ऑफिशियल या ऑफलाइन पढ़कर उस पर टिक कर देते हैं बिना पूरा सोचे। पर कैपिटल मार्केट में अब डिजिटल रेजोल्यूशन होता है, इसीलिए इट्स ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। Makes total sense. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 पर। Does SEBI handle sub judice complaints through scores? Options A, yes. B, no. SEBI does not deal with sub judice complaints. C, yes, but only for large amounts. D, depends on the company. मतलब जो केस कोर्ट में चल रहा हो, क्या सेबी उसे स्कोर्स पे सुनेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, नो। सेबी ऐसे कंप्लेंट्स को हैंडल नहीं करता। सब जुडिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वैसे स्टूडेंट्स के लिए? सब जुडिस का मतलब है जो मामला ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है या चल रहा है। अगर कोर्ट एविडेंस देख रहा है तो सेबी उसमें दखल नहीं देगा, वरना लीगल सिस्टम में क्लैश हो जाएगा ना। तो ऑप्शन ए, सी, डी तीनों कंप्लीटली गलत है। समझ गया, लॉजिकल बात है। क्वेश्चन 17. Who monitors the grievances received through CPGRMs in the banking sector? Options A, respective organizations of banks, B, SEBI, C, local police, D, Supreme Court. मतलब बैंकिंग सेक्टर की जो कंप्लेंट्स CPGRMs पे आती हैं, उनको मॉनिटर कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस या बैंक्स खुद। CPGRMs खुद सॉल्व नहीं करता इनको? नहीं, देखो, CPGRMs बस एक डिजिटल पोस्ट ऑफिस की तरह है। वो कंप्लेंट लेता है और स्पेसिफिक बैंक को भेज देता है। उसके बाद कंप्लेंट को मॉनिटर करना, रिव्यू करना बैंक का ही काम है। सेबी या पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18. Which ombudsman handles disputes related to ATM cards and credit cards issued by banks? Options A, Insurance Ombudsman, B, Integrated Banking Ombudsman, C, Telecom Ombudsman, D, SEBI. इसका मतलब है ATM और क्रेडिट कार्ड के झगड़े कौन देखता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन। अब देखो, कार्ड्स तो पूरी तरह से बैंकिंग का ही पार्ट है ना, हाँ, ऑब्वियसली। तो इसीलिए वहाँ इंश्योरेंस या टेलीकॉम ओम्बुड्समैन क्या ही करेंगे। ऑप्शन ए और सी नॉनसेंस ऑप्शंस हैं, और सेबी बैंक्स को रेगुलेट नहीं करता, तो ऑप्शन डी भी गलत है। क्लियर एकदम। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। हु इज द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी CRA फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम? ऑप्शंस ए, CDSL, बी, NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, C, CAMS, D, कावी। मतलब NPS का डेटा कौन मेंटेन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NSDL ई-गवर्नेंस। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पर बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। फंस जाते हैं? क्यों? CDSL मार्क कर देते हैं क्या? हाँ, लोग CDSL या CAMS से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो भी ऐसी ही एजेंसीज हैं। पर PFRDA ने स्पेशली NSDL ई-गवर्नेंस को अपॉइंट किया है NPS के लिए। इसको याद रखना जरूरी है। जरूरी एग्जाम टिप है ये। चलो, आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20. Complaints regarding partial or total repudiation of claims fall under the jurisdiction of which ombudsman? Option A, Banking Ombudsman, B, Insurance Ombudsman, C, RBI Ombudsman, D, SEBI. इसका मतलब है, अगर कोई दावा, क्लेम आधा या पूरा रिजेक्ट हो जाए, तो कहाँ कंप्लेन करनी है? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। यहाँ क्वेश्चन में एक कीवर्ड है जिस पर ध्यान देना है। कौन सा कीवर्ड? क्लेम्स। एग्जैक्टली। क्लेम्स या दावे वर्ड नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसीज से जुड़ा होता है। जब इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे, तभी आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जाते हैं। बैंकिंग या सेबी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। वाओ, तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुई। मुझे पक्का यकीन है स्टूडेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, आई एग्री। लेकिन देखो, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि हर एक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी है, जो कि डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nizmseries.com पर जाओ। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहाँ। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन बचा है अभी भी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम दोस्तों। प्रैक्टिस करते रहो। पर जाने से पहले एक बात और सोचने वाली है। क्या बात? देखो, ये जो पूरा सिस्टम है ना, सर्विस प्रोवाइडर से लेकर ऑम्बुड्समैन, ODR, SAT और फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक, ये डिजाइन तो बहुत ही बारीकी से किया गया है।
हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन एक जागरूक इन्वेस्टर के तौर पर क्या वाकई सब लोग अपने अधिकारों को लेकर इस पूरी एस्केलेशन मैट्रिक्स का सही इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक दो जगह रिजेक्ट होने के बाद बीच में ही हार मान लेते हैं? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। सिस्टम तो है, पर उसको यूज करना आना चाहिए। इस थॉट के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।